सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने ज्यादा अव्यवस्थित है उसको बोला जाता है एंट्रोपी। अगर किसी रिएक्शन में गैस के मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, प्रोडक्ट में गैस के मोल्स अगर ज्यादा होते हैं तो एंट्रोपी चेंज का जो आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव। एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट कट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो एंट्रोपी चेंज का आंसर आएगा पॉजिटिव। सॉल्यूशन आप बना रहे हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके तो एंट्रोपी चेंज का आंसर आएगा पॉजिटिव। लिक्विड वाटर को वेपराइज करके वाटर वेपर बना रहे हो तो एंट्रोपी चेंज का आंसर वैसे ही पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा होती है और लिक्विड से गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है, वेपर की एंट्रोपी ज्यादा होती है। ठीक है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही बनना, कई बार आंसर बच्चे गलत बोल देते हैं। दूध के अंदर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो सिंप्लीफाई कर जाते हैं, बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम लोग वहां पर बोल सकते हैं कि जो एंट्रोपी चेंज का आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं। इसको स्टेट से नहीं देख सकते आप कि सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड बन गया, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर के सोचना पड़ेगा। चावल को उबालना या दूध का दही बन जाना, इन सब में, या अंडे का बॉयल हो जाना, अंडे के अंदर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बॉयल करोगे तो उसका स्ट्रक्चर टूट जाएगा, प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जहां पर भी स्ट्रक्चर टूट रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, ज्यादा स्ट्रक्चर्स में ज्यादा मॉलिक्यूल्स बिखर जा रहे हैं, वहां पर भी एंट्रोपी चेंज का आंसर पॉजिटिव आएगा। तो बॉइलिंग ऑफ एग, बॉइलिंग ऑफ राइस, कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड, ऑल दीज फिनोमिना आर एसोसिएटेड विद पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज। ठीक है। अब आप इसमें जल्दी से बता दीजिए कि जिन जिन क्वेश्चंस में डाउट है, कुछ कुछ मैंने बता दिया था क्लास में, फिर आगे खत्म कर देंगे आज इस चैप्टर को, और बिगनर बॉक्स 3 के भी जो डिस्कशन है वो भी क्लास में कर लेंगे, तो पूरा आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आज। बताइए, कई बच्चों ने सारे सवाल कर लिए। एडियाबैटिक में डेल्टा एस, एडियाबैटिक में डेल्टा एस, मैंने कहा है कि किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में यूनिवर्स के एंट्रोपी चेंज का आंसर आता है पॉजिटिव। तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एस यूनिवर्स। अगर इरिवर्सिबल लिखा हुआ है तो डेल्टा एस यूनिवर्स के नीचे पॉजिटिव लिख दो। एडियाबैटिक लिखा हुआ है तो सराउंडिंग के नीचे 0 लिखना ही पड़ेगा, एडियाबैटिक है ना। सराउंडिंग में किसी भी तरह के हीट का ना तो फायदा ना तो नुकसान, तो सिस्टम का पॉजिटिव आएगा। तो भले एडियाबैटिक लिखा हुआ है लेकिन सिस्टम का पॉजिटिव आएगा थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ के स्टेटमेंट की वजह से। ठीक है। तो स्टेटमेंट पे ज्यादा अपने को यूज करना है। ठीक है। चलिए, रेंडमली बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, ऐसे तो मैं देख नहीं पा रहा हूं। 1 से लेकर के 5 तक कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? 1 से लेकर के 5 तक इसमें तो आप पूछिए। पहले 2 पूछा है, एक ही बार 2 लिखना चाहिए, उसमें क्या बाकी बच्चों का फिर छुप जाएगा। ये मैं क्लास में बता चुका हूं। किसमें एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है? मीथेन और ऑक्सीजन, इधर की तरफ गैस के 3 मोल है और इधर की तरफ गैस का 1 ही मोल है। मोल्स घट रहे हैं, पिस्टन नीचे जा रहा है। जहां भी आपको रिएक्शन में दिखे, फील आए कि रिएक्शन हो जाने के बाद पिस्टन नीचे की तरफ दब जाएगा, तो वहां पर आएगा नेगेटिव। तो यहां पर एंट्रोपी चेंज की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। यहां पर एंट्रोपी चेंज की वैल्यू नेगेटिव आएगी। गैस के मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके बन रहे हैं सॉलिड, एंट्रोपी चेंज की वैल्यू नेगेटिव आएगी। सॉलिड को तो काट दो, इधर गैस के मोल, एंट्रोपी के चेंज का आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। अगर राइट की तरफ गैस के मोल्स, लेफ्ट की तरफ गैस के मोल्स से ज्यादा है तो एंट्रोपी चेंज का आंसर पॉजिटिव। गैस से देखना है अपने को केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, क्लियर हो गया ये 1 से 5 तक? और कोई डाउट है किसी बच्चे को? हाँ, ये कर चुके हैं क्लास में, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 एक बच्चे ने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। When 2 mole of an ideal gas heated from 300 से 600 at constant pressure, the change in entropy. प्रेशर कांस्टेंट है, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो आइसोबारिक फिनोमिना में एंट्रोपी चेंज का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है NCP ln of T2/T1। ठीक है, तो 2 मोल गैस है तो n की जगह 2 लिख दो,
Cp के जगह पे लिख दो 5/2R, मोलर हीट कैपेसिटी है Cpm में ये, और ln 2, बस 2 से 2 कट जाएगा, 5R ln of 2 आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो 1 से 5 तक सबको क्लियर हो गया। 6 से लेकर के 10 तक कोई डाउट है? 6 और 7 में कुछ बच्चों को डाउट है? 6 और 7 देख लेते हैं, तरीका बता देता हूं मैं। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, if find delta S if the process is carried out at constant volume, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर प्रोसेस कर रहे हो तो उसमें एंट्रोपी चेंज का जो इक्वेशन बन जाता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी ln ऑफ T2/T1 हो जाता है। तो Cp दिया हुआ है 5/2R, Cv हो जाएगा 3/2R, बस सॉल्व कर दो। 7th, if 1 mole of an ideal gas is expanded isothermally at 300 until its volume is tripled, then change in entropy of the gas। isothermal process है, आइसोथर्मल में एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला हो जाता है NR ln ऑफ V2/V1। V2 के जगह पे 3 लिख दो, V1 के जगह पे 1 लिख दो, मोल के जगह पे 1 लिख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? 6th और 7th लिख करके जल्दी से बताइए, जितना जल्दी आप बताएंगे उतना तेजी से आगे बढ़ेंगे। 8th क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन। In the previous problem, expansion is carried out freely. फ्री एक्सपेंशन इरिवर्सिबल होता है, एंट्रोपी चेंज का आंसर पॉजिटिव आएगा, सी आंसर हो जाएगा। फ्री एक्सपेंशन इरिवर्सिबल होता है, सिस्टम के एंट्रोपी चेंज का आंसर पॉजिटिव आएगा, और वॉल्यूम 3 गुना हो गया है, तो जो अव्यवस्था है, जो तुम्हारा रैंडमनेस है, वो पहले की तुलना में 3 गुना हो जाएगा, R ln ऑफ 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थ्योरेटिकली आंसर देना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 15 तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? 11 से लेकर के 15 तक लिख करके बताइए। 11 और 15, 11 देख लेते हैं। कैलकुलेट डेल्टा एस फॉर 3 मोल ऑफ डायटोमिक आइडियल गैस विच इज हीटेड एंड कंप्रेस्ड फ्रॉम 298 केल्विन एंड 1 बार टू 596 केल्विन एंड 4 बार। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोल्स जब कांस्टेंट होते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 मल्टीप्लाइड बाय T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। ठीक है, P1 अपॉन P2 मल्टीप्लाइड बाय T2 अपॉन T1 के जगह पे V2 अपॉन V1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। P1 के जगह पे 1 बार और P2 के जगह पे 4 बार, और T2 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 596 केल्विन, और इसके जगह पे लिख सकते हैं 298 केल्विन। तो ये तुम्हारा हो जाएगा कितना? ये तुम्हारा हो जाएगा 1/2। ये वॉल्यूम का रेशियो आ गया। अब एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला यूज कर लो। एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस इज इक्वल टू एन CV ln ऑफ T2/T1 प्लस NR ln ऑफ V2/V1। तो n के जगह पे मोल पुट कर दो, 3 मोल है। डाई एटॉमिक गैस है, डाई एटॉमिक गैस का CV होता है 5/2R, ln ऑफ 2 लिख दो यहां पर, प्लस फिर से लिखो 3R लिखो, ln ऑफ 1/2 लिख दो। तो ये माइनस साइन के साथ बाहर आ जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 15/2 R ln ऑफ 2 माइनस 3R ln ऑफ 2। ln ऑफ 2 को कॉमन निकाल लो, ln ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.7, तो 0.7 कॉमन निकाल लो, और 15/2 R माइनस 3R दैट इज 7.5 R माइनस 3R इज इक्वल टू 4.5R। तो 0.7 इंटू 4.5 इंटू R, बस सॉल्व हो गया। R की वैल्यू पुट कर दो, कैलोरी में है तो R की वैल्यू 2 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको? V2 अपॉन V1 को P और T के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ऊपर वाले तो इजी क्वेश्चन ही थे, कुछ थे नहीं उसमें। 11th वाज अ प्रीटी गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें सोचना था कि वॉल्यूम को प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में भी लिख सकते हैं, और बस फॉर्मूले में पुट करना था। ठीक है, समझ में आ गया? ये लिख करके जल्दी से बताइए। 11th क्वेश्चन जिसने पूछा था उसको क्लियर हो गया? जल्दी से, बहुत टाइम अपने को
सेव करना है। 11th क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगला कौन सा पूछा था मैं भूल गया। तो 11 से लेकर के 15 तक किसी को डाउट है? 11 से 17 वाले में डाउट, 15 वाले में डाउट है, 15 वाला देख लो। एन आइडियल गैस अंडरगोज रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। ये जो पैरों पे लिखा रहता है इसका मतलब होता है कांस्टेंट है ये। अगर डेल्टा यू अगर डेल्टा यू जीरो है, अगर यू कांस्टेंट है तो इसका मतलब डेल्टा यू जीरो है। अगर वी कांस्टेंट है मतलब डेल्टा डब्ल्यू जीरो है, वर्क जीरो है, वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि डेल्टा वी भी जीरो है। तो डेल्टा एस का आंसर जीरो होगा क्योंकि डेल्टा एस तो डी क्यू बाई टी से आता है इंटीग्रेशन करके, और डी क्यू की जगह पे डी यू बाई डी वी लिखते हैं, दोनों चीज जीरो है। तो डेल्टा ये तुम्हारा एंट्रोपी चेंज होगा ही नहीं क्योंकि डी क्यू जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है ये सी वाला हो जाएगा। अगर यू और वी दोनों कांस्टेंट है तो हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो डीएस मैथमेटिकली जीरो आएगा। कोई डाउट? 15 क्वेश्चन पूछा है किसी बच्चे ने, समझ में आ गया उसको? नंबर ऊपर नीचे क्यों जा रहा है ये सब तो मैं पढ़ा चुका हूं। 17th क्वेश्चन, 17 तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 27 डिग्री हो गया 300 केल्विन और 127 डिग्री हो गया 400 केल्विन। इसको तो पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी हो गई 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सोर्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ सिंक, दैट इज 1 माइनस 300 ऊपर आएगा सिंक का, नीचे आएगा सोर्स का, बटे 400 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/4 इज इक्वल टू 25%। ये फॉर्मूला होता है ना कार्नोट इंजन का, 1 माइनस T2/T1। ऊपर आता है ठंडा वाला टेम्परेचर, नीचे आता है गर्म वाला टेम्परेचर, दोनों में जितना डिफरेंस होगा उतना एफिशिएंसी ज्यादा आएगा, बताया था। ये अगर आप पूछ रहे हो उसका मतलब कि होमवर्क आपने नहीं किया या रिवाइज नहीं किया होगा। और कोई डाउट है किसी बच्चे को इसके अलावा किसी क्वेश्चन में? फिजिक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो जाता है, इस सबसे कोई मतलब नहीं है। 13th 16th 13th बता दूं 16th बता दूं? बता देते हैं, चलिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। एन आइडियल गैस अंडरगोज रिवर्सिबल, शब्दों पे ध्यान दिया करो, रिवर्सिबल लिखा हुआ है और इसको रफ में लिख लिया करो, एग्जाम में मतलब ऐसे ही करना चाहिए। डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू 0, डेल्टा एस यूनिवर्स, ऐसा लिख दिया। डेल्टा एस यूनिवर्स ऐसे सॉल्व करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ आना है अपने को। रिवर्सिबल लिखा है तो यहां 0 लिख दिया। फिर देखा एडियाबैटिक लिखा हुआ है, एडियाबैटिक लिखा है तो सराउंडिंग का 0 होगा। एडियाबैटिक है ना, किसी भी तरह से हीट का कोई फायदा नुकसान हुआ ही नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, यहां क्वेश्चन मार्क लगा दो तो इसका आंसर 0 होगा। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 0, सिस्टम के एंट्रोपी चेंज का आंसर 0 आएगा। करेक्ट ऑप्शन पूछा भी हो जाएगा। फिर अगला सवाल, ये सब उस दिन बता चुका था, मैं दोबारा बता रहा हूं। एन आइडियल गैस अंडरगोज, नहीं ये वाला पहले 14, इरिवर्सिबल लिखा है तो यहां लिखो पॉजिटिव। फिर लिखा एडियाबैटिक, सराउंडिंग का लिखो 0, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि 0 + 0 0 पॉजिटिव नहीं हो सकता तो पॉजिटिव होगा ये। तो इनकरेक्ट पूछा है तो सिस्टम का पॉजिटिव होगा, ये गलत है। 16th आइडियल गैस अंडरगोज इरिवर्सिबल लिखा है, सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। इरिवर्सिबल लिखा है तो यहां लिखिए पॉजिटिव, यहां अपन लिखेंगे पॉजिटिव। फिर उसके बाद आइसोलेटेड लिखा है तो यहां पर होगा 0, ठीक है, तो यहां पर पॉजिटिव होगा। देन सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सिस्टम का 0 इनकरेक्ट है, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि तीनों सॉल्व कर दिया। आईटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं एडवांस्ड में, इसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह सच नहीं आता है, ठीक है। ये सब हो भी गया था, कुछ बच्चों ने पूछा तो मैंने दोबारा बता दिया। यही क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन जो है एडवांस्ड में आएगा और बच्चे नहीं कर पाएंगे, उलझ जाएंगे। इसका एक तरीका होता है, प्रोटोकॉल होता है, पूरा लिख दो, फिर इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल के बेसिस पे यूनिवर्स का जज करो, फिर एडियाबैटिक लिखा है या आइसोलेटेड लिखा है तो फिर सराउंडिंग के लिए 0 लिख दो और फिर लास्ट में सिस्टम का पता करो, ठीक है। फिक्स क्वेश्चन ऐसे ही आता है। चलिए, तो सारे सवाल हम लोगों ने क्लियर कर लिए।
अब लास्ट में थोड़ा सा और पढ़ना है, उसको देख लेते हैं। कुछ बची हुई चीजें हैं। सबसे पहली चीज, किसी भी प्रोसेस का फीजिबल होना मतलब स्पॉन्टेनियस होना इस बात पे डिपेंड करता है कि उस प्रोसेस के होने के दौरान या उस प्रोसेस के बाद यूनिवर्स के एंट्रोपी चेंज का आंसर क्या आता है। अगर यूनिवर्स के एंट्रोपी चेंज का आंसर पॉजिटिव आता है तो उस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बोला जाएगा। यूनिवर्स के एंट्रोपी चेंज का आंसर अगर 0 आता है तो रिवर्सिबल बोला जाएगा। यही दो केसेस है, 0 आता है तो रिवर्सिबल, पॉजिटिव आता है तो इरिवर्सिबल या स्पॉन्टेनियस। लेकिन वो थोड़ा कठिन है, बार बार सिस्टम का निकालना, सराउंडिंग का निकालना, ऐड करना, यूनिवर्स के बारे में कमेंट करना, फिर स्पॉन्टेनियस बताना, वो कठिन होता है। इसलिए उसको सिंप्लीफाई करने के लिए थर्मोडायनेमिक्स में एक नया टर्म डिस्कवर किया गया जिसको गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कहा जाता है। अब ये देखिए क्या है, ये सिस्टम की जो टोटल हीट कंटेंट है कांस्टेंट प्रेशर पे, वो है तुम्हारा H। एक इंसान के पास जितना पैसा है 100 रुपए है मान लो, तो पूरे 100 के 100 रुपए को वो खर्च नहीं कर सकता, डोनेट नहीं कर सकता। उसका थोड़ा सा हिस्सा वो अपने अंदर बचा करके रखेगा अपने डेली लाइफ को चलाने के लिए। उसी तरह से सिस्टम के अंदर जो सारी एनर्जी होती है कांस्टेंट प्रेशर पे, जो कि U प्लस PV होता है, वो H होता है, उसमें से सिस्टम इतनी एनर्जी को अपने अंदर प्रिजर्व करके रखता है अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम को मेंटेन करने के लिए। अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब अपने मोशन, अपने ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, अपने मॉलिक्यूल्स को चलाने के लिए, मूव कराने के लिए वो इतनी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, जो कि H की तुलना में बहुत मामूली होता है, बहुत छोटा होता है। जैसे बिल गेट्स के पास 1000 करोड़ रुपए मान लो है, तो वो 2, 4, 5 करोड़ 20 करोड़ रुपए अपने पास रखेगा, बाकी डोनेट कर सकता है। तो जिसके पास जितनी एनर्जी है उसका मेजर पोर्शन वो दे सकता है, अवेलेबल करवा सकता है, लेकिन कुछ कंजर्व रखेगा, कुछ अपने पास रोक के रखेगा। तो सिस्टम के पास इतनी एनर्जी होती है, इतना वो दे सकता है, इतना रोकेगा, बाकी का वो अवेलेबल करा सकता है वर्क करवाने के लिए। तो इट इज नोन एज अवेलेबल एनर्जी। इतना आवश्यक एनर्जी है जो कि वर्क कराने के लिए वो दे सकता है, यूजफुल वर्क कराने के लिए दे सकता है। इसी को गिब्स फंक्शन या गिब्स फ्री एनर्जी कहा जाता है, जो कि H-TS है। और क्योंकि एक स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, ये सब स्टेट फंक्शन होते हैं। उसी तरह से गिब्स एनर्जी भी एक स्टेट फंक्शन है, तो यहां पर डेल्टा G लिखना पड़ेगा, और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे नापे जाते हैं, तो यहां डेल्टा H आ जाएगा और T डेल्टा S आ जाएगा। तो आइडियल गैस के लिए डेल्टा G गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का जो फॉर्मूला हो जाएगा, आइडियल गैस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, डेल्टा S का मतलब एंट्रोपी में चेंज और डेल्टा H का मतलब एंथैल्पी में चेंज। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। ये सिस्टम के द्वारा किया गया यूजफुल वर्क है। डेल्टा G at constant TP is known as useful work done by the system. सिस्टम ने कितना जरूरी काम किया है वो चीज होता है ये। यूजफुल वर्क इज नॉट, ये भी चीज याद रखो, यूजफुल वर्क इज नॉट PV वर्क। ये जो पूरा थर्मो में वर्क पढ़ते हैं उसको यूजफुल वर्क की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, बस आपको ध्यान रखना है। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं आप कि यूजफुल वर्क और नॉन यूजफुल वर्क में क्या डिफरेंस होता है। तो PV वर्क जो है वो आवश्यक कार्य यूजफुल वर्क की कैटेगरी में नहीं आता है। फिलहाल अपने सिलेबस में जो उसकी बात करते हैं, डेल्टा G एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। इसको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहा जाता है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज
इक्वेशन किस काम में आएगा इसको देखिए जरा, क्या है इस इक्वेशन को करेंगे क्या हम लोग? इस इक्वेशन के मदद से हम बता सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा और कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तीन केस है। अगर डेल्टा जी आया नेगेटिव तो प्रोसेस को बोला जाएगा स्पॉन्टेनियस। अब सोचना आसान होगा क्योंकि अब ये कैलकुलेट करने के बेसिस पे आ गया, बार बार यूनिवर्स के एंट्रोपी कैलकुलेट करना कठिन होता है। दूसरा, अगर डेल्टा जी आ गया पॉजिटिव तो प्रोसेस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि खुद ब खुद नहीं हो सकता, हम करवा सकते हैं। और थर्ड, डेल्टा जी अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब है कि प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम पे है, एट इक्विलिब्रियम। ठीक, अब इसके चार केसेस देखो, चार केसेस। नंबर 1, अगर डेल्टा एच नेगेटिव हुआ और डेल्टा एस पॉजिटिव हुआ तो चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, वॉट एवर में बी द टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में होगा हमेशा, एट एनी टेम्परेचर डेल्टा जी विल बी नेगेटिव एंड द प्रोसेस विल बी, डेल्टा जी विल बी नेगेटिव एंड द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। इसका एग्जांपल है एक्सप्लोजन। किसी एक्सप्लोजन का होना, जैसी एक्सप्लोजन होगा तो आप सोच सकते हो कि एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होगी, ट्रेमेंडस अमाउंट में हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी रिलीज होगी, हीट बहुत ज्यादा रिलीज होगी, और जो आपका बारूद था सॉलिड वो गैसियस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एंट्रोपी चेंज का आंसर पॉजिटिव आएगा, एंथैल्पी चेंज का आंसर नेगेटिव आएगा, और इस फॉर्मूले में रखोगे तो डेल्टा जी का आंसर बहुत ज्यादा नेगेटिव आएगा। केवल नेगेटिव नहीं, बहुत ज्यादा नेगेटिव। जब डेल्टा जी का आंसर बहुत ज्यादा नेगेटिव आता है तो केवल स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, फास्ट भी होता है, फास्ट एंड स्पॉन्टेनियस, इंस्टेंट प्रोसेस होगा। तो उसके एग्जांपल एक्सप्लोजन। दूसरा लिख देता हूं एक्सप्लोजन, बाकी इसकी टेक्निकलिटी वीडियो सुनकर के और लिख लेना जो मैंने बताया। दूसरा, अगर डेल्टा एच है नेगेटिव और डेल्टा एस भी नेगेटिव है तो एट लो टेम्परेचर डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल हेबर्स प्रोसेस देख लो, N2 + 3H2 बराबर 2NH3। इस रिएक्शन में डेल्टा एस नेगेटिव है क्योंकि गैस के मोल्स यहां पर कम है और यहां ज्यादा है, और डेल्टा एच तो नेगेटिव है क्योंकि इस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक बोला जाता है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंट्रोपी चेंज का आंसर नेगेटिव है, तो इस रिएक्शन के लिए कहा भी जाता है कि शुरुआत में टेम्परेचर तो देना पड़ेगा जो कि एक्टिवेशन एनर्जी का काम करेगा, लेकिन बाद में टेम्परेचर को कम भी करना पड़ेगा। टेम्परेचर कम नहीं करोगे तो अमोनिया वापस से पीछे चला जाएगा। तो इसका मतलब ये प्रोसेस, अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और एंट्रोपी चेंज का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो अपने को क्या करना चाहिए, टेम्परेचर को नीचे कर देना चाहिए। मैथमेटिकली देखो, अगर ये नेगेटिव है तो टी कम होगा तो माइनस इंटू माइनस छोटा पॉजिटिव आएगा। अगर डेल्टा एच बहुत नेगेटिव है तो बड़ा नेगेटिव नंबर और छोटा पॉजिटिव नंबर ऐड करने पर आंसर नेगेटिव आएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। थर्ड, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस जो है वो है तुम्हारा पॉजिटिव, तो हाई टेम्परेचर कर दो। एट हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, जितना हाई करोगे उतना अच्छा है, डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। इसका एग्जांपल है PCl5 को तोड़ करके अगर PCl3 और Cl2 बना रहे हो तो इसमें डेल्टा एस का आंसर पॉजिटिव है। क्यों? इधर की तरफ दो गैस के मोल है, इधर की तरफ एक गैस का मोल है, तो इधर की तरफ दो गैस के मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है। और ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, टूटने वाले रिएक्शन एंडोथर्मिक और सिंथेसिस वाले रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं। जब टेम्परेचर खूब बढ़ाओ, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ये नेगेटिव वाला नंबर बड़ा होगा, डेल्टा जी के नेगेटिव आने के चांसेस बने रहेंगे और स्पॉन्टेनियस होगा ये। और फोर्थ एंड लास्ट केस, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और अगर डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव है
whatever may be the temperature, whatever may be the temperature, delta G will always be positive and such reaction will be non-feasible, non-spontaneous. मतलब ऐसे बोलने में तो ठीक है, ऑन पेपर लिखने के लिए ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हो नहीं पाएगा. मतलब तुमने पेट्रोल को जला दिया और पेट्रोल जल करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बन गया, तो पेट्रोल का जलना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से वापस से पेट्रोल बनाना एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा. पेट्रोल एक लिक्विड है, उसको आपने ऑक्सीजन से जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर बनाया, तो एंट्रोपी चेंज का आंसर पॉजिटिव आया. तो रिएक्शन को पलट के सोचोगे, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर से वापस पेट्रोल बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, तो एंट्रोपी चेंज का आंसर नेगेटिव आएगा. तो वो वाला केस हो गया. तो ऐसे बोलने में लिखने में सही लगता है, कागज में लिख दिया कि रिएक्शन पलट दिया तो एंथैल्पी का साइन बदल गया, लेकिन फीजिबल नहीं है. प्रैक्टिकली सोचने पे आ जाओ तो नहीं हो सकता. जो पेट्रोल जल गया है, CO2 और वाटर वेपर बन गया है, ऐसे बहुत सारे हजारों लाखों टन CO2 और वाटर वेपर को सिंथेसिस करके, इंटेंस रिसर्च करके थोड़ा बहुत पेट्रोल बना सकते हैं, लेकिन बहुत कठिन चीज है ये. इसका मतलब नॉन फिजिबल है. हो तो जाएगा लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. तो ये तुम्हारा है. अगर कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक है और एंट्रोपी चेंज का आंसर नेगेटिव, यहां रख के देख लो, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस है, तो डेल्टा जी बहुत प्लस आ जाएगा. जिस तरह से डेल्टा जी बहुत माइनस आने पर फास्ट एंड स्पॉन्टेनियस होता है, उस तरह से डेल्टा जी बहुत अधिक प्लस आने पर प्रोसेस हो जाता है तुम्हारा स्लो, वेरी स्लो और नॉन स्पॉन्टेनियस. मतलब इंटेंस अमाउंट ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा ऐसे प्रोसेस को अंडरगो करने के लिए. तो ये 4 केसेस है ये. अब एट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 हो जाता है. डेल्टा जी नॉट 0 नहीं होता, उसमें तुमने उसने पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम में. डेल्टा जी 0 हो जाता है, तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस फॉर्मूला होता है. अगर यहाँ 0 कर दोगे तो डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस हो जाएगा, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी हो जाएगा. तो जब आइस मेल्ट करता है या वाटर वेपर में जाता है, उस समय ये वाला फॉर्मूला क्यों लगता है? उस समय ये वाला फॉर्मूला इसलिए लगता है क्योंकि आइस का मेल्ट होकर के वाटर बनना 100 डिग्री सेल्सियस पर और 1 atm प्रेशर पर, और वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना, यहाँ 100 गलत लिख दिया, यहां पर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस और 1 atm पर, ये दोनों रिवर्सिबल फिनोमिना है, इक्विलिब्रियम पे होते हैं ये. तो इसलिए वहां पर एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को टेम्परेचर से डिवाइड करते हैं. मतलब यहां पर डेल्टा एस कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा एच एफ को डिवाइड करना पड़ेगा टेम्परेचर से, और यहां पर डेल्टा एस को कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा एच वी को कैलकुलेट डिवाइड करना पड़ेगा टी से, जो अपन पहले पढ़ चुके थे. तो यहां से भी प्रूव हो गया. बर्फ के पिघलते वक्त और वाटर का वेपर बनते वक्त अगर उसी टेम्परेचर पे हो रहा है, तो डेल्टा एस की जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी? डेल्टा एच अपॉन टी. किसी भी रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज अगर निकालना है तो भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट की सारी एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की सारी एंट्रोपी. ठीक है, तो अभी जितना अपन ने पढ़ा है इसके बेसिस पे देखते हैं कि किस तरह के सवाल बनते हैं. ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. ये 4 केसेस है, ये इन दोनों के पहले स्क्रीनशॉट ले लो. सिस्टम के पास जो अवेलेबल एनर्जी होता है वो एंथैल्पी माइनस टीएस होता है. टी टेम्परेचर केल्विन में है और एस एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, तो डेल्टा लगाना पड़ेगा, और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे डिफाइंड है, तो टी बाहर आ जाएगा. ये पहला स्लाइड है. ये दूसरा है, वो फॉर्मूला याद होना चाहिए जो बॉक्स में है, और ये तीसरा है, ये तो खैर इजी है. इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 हो जाता है तो फॉर्मूला ये बन जाता है. अब सवालों के हेल्प से देखिए कि ये सारी बातें एक्चुअली में क्वेश्चन के फॉर्म में कैसा आएगा. तो थियरी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होता है कि तुम कैसे सॉल्व करोगे, उसके क्वेश्चन आ जाएंगे. तो देखो यहां पर बिगनर बॉक्स 3, शुरुआती सवाल तो एंट्रोपी के हैं, वही इजी है, ये भी होमवर्क में देना चाहिए था मुझे. देखो, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज इन द रिएक्शन. किसी भी बात केवल एंट्रोपी का नहीं है, किसी भी चीज का चेंज कैलकुलेट करना हो, केवल बॉन्ड वाला छोड़ करके,
तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। तो यहां पर इसका रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज निकालना है, तो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी। ये सवाल देखो, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन? बेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट बताया जाए। डेल्टा एच फ्यूजन दिया हुआ है, ये किलो जूल में दिया है, ध्यान देना, और डेल्टा एच फ्यूजन दिया हुआ है, ये जूल में दिया हुआ है। यहां बच्चे गलती करते हैं, यूनिट कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। जब कोई चीज पिघलेगा तो डेल्टा जी 0 होगा और डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस होगा। तो टेम्परेचर पाने के लिए डेल्टा एच को डिवाइड करना पड़ेगा डेल्टा एस से। बस यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। ये हो जाएगा 9.95 इंटू 10 पावर 3 और ये तुम्हारा हो जाएगा 35.7। ये तुम्हारा टेम्परेचर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। डेल्टा एस फॉर फ्रीजिंग 10 ग्राम बर्फ, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम, 0 डिग्री। डेल्टा एस पूछा है, डेल्टा एस निकाल देंगे इस फॉर्मूले से, डेल्टा एच को टी से डिवाइड कर देंगे। डेल्टा एच 80 कैलोरी पर ग्राम है, इनको 10 ग्राम पिघलाना है तो 800 कैलोरी हो जाएगा। और किस टेम्परेचर पिघलता है? 273 केल्विन। डिवाइड कर दिया, आंसर प्लस में लिखोगे। क्यों? क्योंकि जब बर्फ पिघलेगा तो पानी बनेगा। अच्छा, फ्रीजिंग बोला है तो माइनस में आएगा। फ्रीजिंग बोला है तो माइनस में क्यों आएगा? क्योंकि फ्रीजिंग का मतलब होता है लिक्विड से सॉलिड जाना। जब लिक्विड से सॉलिड जाएगा तो सॉलिड की एंट्रोपी कम होती है, और वैसे भी लिक्विड सॉलिड जाएगा तो हीट रिलीज करेगा, तो माइनस में आंसर आएगा इसका। ठीक है, ये नीचे वाला क्वेश्चन भी ऐसा है। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया इसके। अब आगे देखिए, तो ये सारे सवाल तो वही एंट्रोपी वाले हैं, शुरुआत के 8 सवाल। यहां से देखना चालू करो। कंसिडर द फॉलोइंग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इस रिएक्शन को अच्छे से देखो, जेईई मेंस में क्वेश्चन ऐसा आता है 9th जैसा। रिएक्शन में क्वेश्चन में ही एक वर्ड लिखा हुआ है स्पॉन्टेनियस। पूरा थर्मोडायनामिक्स वर्ड्स की वर्ड्स के ऊपर बेस्ड है। स्पॉन्टेनियस लिखा है मतलब आंख बंद करके लिख दो, डेल्टा जी की जो वैल्यू होगी वो होगी नेगेटिव। ठीक, डेल्टा जी हमने नेगेटिव लिख दिया। अब यहां 3 मोल गैस और यहां 2 मोल गैस, तो मोल्स तो कम हो रहे हैं। तो मोल्स कम होने से केमिकल रिएक्शन में एंट्रोपी चेंज का आंसर नेगेटिव आता है। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। अगर आपका डेल्टा एस नेगेटिव है और आपको डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, तो डेल्टा एच को तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा ना, वरना कैसे होगा मैथ्स के अकॉर्डिंग। अगर आपका डेल्टा एस नेगेटिव है और डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा एच को नेगेटिव होना ही पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में तीनों ही चीज जो होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। कितने बच्चों को ये बात समझ में आया? लिख करके बताओ। गिब्स इक्वेशन के सवाल कर रहे हैं हम लोग, जो भी आज सीखा सबसे पहली बार। सबको क्लियर है? 1-2 बच्चों ने रिपीट करने के लिए बोला है, बाकी बहुत आसान है। स्पॉन्टेनियस लिखा है तो डेल्टा जी के जगह पे माइनस पुट कर दो, मोल्स घट रहे हैं तो डेल्टा एस के जगह पे नेगेटिव पुट कर दो। और आप तो मैथ्स के स्टूडेंट हो, अगर ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव चाहिए तो बिना डेल्टा एच के नेगेटिव हुए हो नहीं सकता। मैथ्स लगाओ थोड़ा सा इसमें। अब आगे देखो, नीचे देखो, इन विच केस अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो, रिएक्शन में डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव आए, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा और एंट्रोपी चेंज का आंसर पॉजिटिव आएगा। तो जब भी डेल्टा एच नेगेटिव होगा और डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, तो वॉट एवर मे बी द टेम्परेचर, द रिएक्शन विल ऑलवेज बी स्पॉन्टेनियस। क्लियर होगा ये सबको? अगला सवाल, इन अ केमिकल रिएक्शन डेल्टा एच 150 किलो जूल। ये ध्यान देना, ये यूनिट में गलती करते हैं। और डेल्टा एच 300 केल्विन पे डेल्टा जी बताना है, तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, फॉर्मूले पे रख दो आ जाएगा। तो इसमें जनरली इजी टॉपिक है ये, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। अब आगे देखो, ये देखिए, अब फॉर अ रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज सब इन्होंने देके रखा है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि बताओ स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, बता देंगे।
डेल्टा जी कैलकुलेट कर लेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर नेगेटिव आया तो स्पॉन्टेनियस लिख देंगे, पॉजिटिव आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस लिख देंगे, और जीरो आया तो इक्विलिब्रियम लिख देंगे। ठीक है, फिर नीचे देखो, ये रिएक्शन दिया हुआ है, इज एट इक्विलिब्रियम। जब भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आएगा डेल्टा जी जीरो पुट करना है, और जब डेल्टा जी जीरो होगा तो डेल्टा एच टी डेल्टा एस के बराबर होगा। ये देखो किलो जूल में दिया हुआ है, अच्छा दोनों किलो जूल में, कोई दिक्कत नहीं है, बस टी निकाल दो, इसको इससे डिवाइड कर दो। तो सवाल आपको दिख रहा होगा, सब इजी डायरेक्टली क्वेश्चन है ये देखिए, द फेवरेबल कंडीशन फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? तो पहली कंडीशन लिख दो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब क्या है इसमें, ये नेगेटिव आना चाहिए किसी भी तरह से। कैसे आएगा? ये नेगेटिव तब आएगा, सारे कंडीशंस चेक कर लेते हैं। अगर टी डेल्टा एस का आंसर डेल्टा एच से बड़ा है, सुना ध्यान से, अगर टी डेल्टा एस का आंसर डेल्टा एच मतलब इसका मैग्नीट्यूड अगर इससे बड़ा है और डेल्टा एस अगर नेगेटिव है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, ये तो काट दो। दूसरा, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, ठीक है पॉजिटिव मान लेते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है लेकिन ये पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा, फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा और ये चल जाएगा। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव मैग्नीट्यूड बड़ा है बोल रहा है वो, तो नेगेटिव नंबर का मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा पॉजिटिव नंबर से, तो फाइनल आंसर नेगेटिव आ जाएगा, ये चल जाएगा। थर्ड चेक कर लेते हैं, दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर है और ये नेगेटिव है और वो भी नेगेटिव है तो जीरो हो जाएगा। फिर दोनों बराबर है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो भी जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। ये दोनों इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशंस हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। कितने बच्चों को क्लियर है? 17 क्वेश्चन लिख करके बताइए जरा जल्दी से। करेक्ट है, सभी बच्चे इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कर पाएंगे, बड़े इजी होते हैं इसके क्वेश्चन इस प्रोफाइल के। अब आगे देखते हैं कुछ और चीजें। एक टर्म है बॉम्ब कैलोरीमीटर, जिसके सवाल तो तुमको नहीं मिले लेकिन इंपॉर्टेंट है, एडवांस्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बॉम्ब कैलोरीमीटर है कुछ भी नहीं। कैलोरीमीटर आपको पता है कि क्या करता है? वो हीट नापता है। लॉजिक के बाद इसमें यह है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर से किसी भी सब्सटेंस का एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन नापा जाता है। बड़े ध्यान से सुनना, बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ एनी सब्सटेंस। मान लो तुम्हें C2H2 का एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन निकालना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। C2H2 5/2O2 के साथ रिएक्शन करेगा, ये गैस है, ये भी गैस है, और रिएक्शन करके बनाएगा 2CO2 और बनाएगा H2O। ये गैस और ये लिक्विड। कंबस्शन में याद रखा करो CO2 गैस और H2O लिक्विड लिखना चाहिए हमेशा। लेकिन दिखता नहीं पानी, क्योंकि वो इतना हीट निकलता है पानी को वेपराइज करता है, असलियत में ही बनता है। अब सवाल उठता है कि क्या है, मतलब बॉम्ब कैलोरीमीटर से इसका क्या रिलेशन है, सवाल कैसा बनेगा, कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन मान लो आ गया कि 1.3 ग्राम C2H2 को तुमने बॉम्ब कैलोरीमीटर में कंबस्शन किया, जिसमें 100 ग्राम पानी है और उसका टेम्परेचर जो है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया। तो बताया जाए कि C2H2 का एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन क्या होगा। फिर से बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल भले इसके एक भी नहीं है लेकिन IIT में आ सकता है। बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू फाइंड आउट एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ एनी सब्सटेंस। सवाल ऐसा रहेगा कि मेरे पास C2H2 है, उसको मैंने बॉम्ब कैलोरीमीटर में कंबस्शन किया, 1.3 ग्राम को कंबस्शन किया, उससे जो हीट रिलीज हुआ वो 100 ग्राम पानी में पहुंचा, पानी गर्म हो गया, 0.5 डिग्री ऊपर चला गया। ठीक, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हीट निकालो, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। M के जगह लिखो 100, S के जगह लिखो 4.2 और T के जगह लिखो 0.5। ये हीट आ गया, ये 1.3 ग्राम C2H2 के लिए इतना हीट अगर रिलीज हुआ तो 1 मोल मतलब 26 ग्राम के लिए कितना होगा? 26 ग्राम के लिए होगा 100
इंटू 4.2 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 26। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 1, मतलब 4200 जूल हीट निकला। ये आंसर नहीं है क्वेश्चन का। अब जहां बच्चे लैग कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, वो ये चीज है, बॉम्ब कैलोरीमीटर एक कांस्टेंट वॉल्यूम वाला कंटेनर है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट कैलकुलेट होता है उसको बोलते हैं डेल्टा यू। बॉम्ब कैलोरीमीटर एक बंद डब्बा है, रिजिड वेसल है, और रिजिड वेसल में अगर हीट इकट्ठा हो रहा है तो उसको बोला जाएगा हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट होता है वो डेल्टा यू होता है। यहां बच्चे मिस कर जाते हैं इस बात को, ये आंसर रिपोर्ट कर देते हैं। ये 26 क्यों? 26 इसके 1 मोल के लिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन का आपको डेल्टा एच निकालना है। डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। तो इधर 2 लिखा है और इधर 2.5 और 1 3.5, तो 2 में से 3.5 घटाओगे तो -1.5 आएगा। -1.5 आर इंटू टी टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया रहेगा। डेल्टा यू को यहां पर पुट करना है 4200, और यहां पर 1.5 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर जो भी सवाल में दिया है, नहीं दिया है तो 298 पुट कर देना, स्टैंडर्ड है ये, और इससे आ जाएगा डेल्टा एच, और ये जो होगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगा। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि यही वाला एंथैल्पी होगी, एंथैल्पी नहीं होगा, क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो हीट मेजर किया जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया जाता है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, इट मेजर्स हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट आपको मेजर करके देता है, जो कि डेल्टा यू होता है, और डेल्टा एच आपको कैलकुलेट करना है, इतना कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? एक सवाल आप करके देखिए, 100% क्लियर हो जाएगा। 1.8 ग्राम C6 1.8 ग्राम C6H12O6 को बॉम्ब कैलोरीमीटर में कंबशन किया, जलाया, और उससे 200 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज किया, तो हमें C6H12O6 का डेल्टा H नॉट C निकालना है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकाला है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे, टेम्परेचर 298 होगा क्योंकि H नॉट लगा हुआ है ऊपर। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? जल्दी सॉल्व करके बताओ। ठीक है, NCVDT नहीं लगा सकते यहां पर, ये लगाएंगे। पानी का निकाल रहे हैं ना, हीट पानी को मिला है, तो ये हीट यहां से आया है, तो इससे करेंगे। ठीक है, चलिए। फिर एक बच्चे ने पूछा टेम्परेचर, लास्ट स्लाइड में ऊपर 1.5 से मल्टीप्लाई किया था, लास्ट स्लाइड में ऊपर 1.5 से मल्टीप्लाई किया था, नहीं समझ में आ रहा है? अपने को तो डेल्टा एच निकालना है ना, बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो हीट निकलता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकलता है ना, तो डेल्टा यू होता है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, केमिकल रिएक्शन में ये फॉर्मूला लगता है, डेल्टा एच ऐसे निकालेंगे। ये कितने बच्चों क्लियर हो गया? जल्दी से लिख के बताओ, तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे, वरना क्लियर ही नहीं हुआ तो करने से क्या फायदा? सबको क्लियर हो गया? ये जल्दी से करिए। ठीक है, चलो सॉल्व कर दिया है, मैं बता देता हूं फटाफट सॉल्व करके कि ग्लूकोज C6H12O6 सॉलिड है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हो, 6CO2 गैस प्लस 6H2O लिक्विड, और ये तुम्हारा हो गया 6 × 2 12 प्लस 6 18, तो 9 हो गया ये।
तो डेल्टा एन की जो वैल्यू है 6 माइनस 9 इज इक्वल टू -3 हो गया। नहीं 9 नहीं होगा, सॉरी 6 ही होगा, 6 होगा क्योंकि यहाँ पर 6 लिखा जा चुका है। तो 6 और यहाँ पर 6, डेल्टा एन की जो वैल्यू है वो तुम्हारी हो जाएगी 0। मतलब डेल्टा एच और डेल्टा यू सेम आएगा। तो ये क्वेश्चन आसान हो गया, बस डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। बॉम्ब कैलोरीमीटर में डेल्टा यू ही होता है। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होगा, जो पानी को मिल रहा है, वो हो जाएगा 200 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 1। बस यही, ये तुम्हारे 1.8 ग्राम के लिए है, तो 180 ग्राम के लिए कितना होगा, इसका 100 टाइम्स होगा। तो 200 इंटू 4.2 इंटू 1 इंटू 100 टाइम्स, ये डेसिमल हटा दो तो अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया 84 और 3 0 जूल्स, मतलब 84 किलो जूल्स तुम्हारा एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो गया ग्लूकोज का। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है, करेक्ट है। 8400 है, 42 इंटू 2 84 और 1 2 3 0 है। हाँ 3 0 है ना, तो 84,000 है ये, 8400 नहीं है मतलब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो किसी भी रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस होना नहीं होना डेल्टा जी से कैलकुलेट हो जाएगा। अब वो तो आइडियल गैस के लिए था, अगर आइडियल नहीं हुआ तो G इज इक्वल टू H माइनस TS होता है, गिब्स फंक्शन, और H इज इक्वल टू U प्लस PV होता है। पुट करो तो G इज इक्वल टू U प्लस PV माइनस TS हो जाएगा। स्मॉल चेंज इज इक्वल टू, यहां भी लग जाएगा, यहां DPV लग जाएगा, माइनस DTS लग जाएगा। अब इसको ओपन कर दो तो DG इज इक्वल टू DU प्लस PDV प्लस VDP माइनस TDS माइनस SDT। अब थर्मो के फर्स्ट लॉ से DU इज इक्वल टू DQ माइनस DW होता है, दैट इज इक्वल टू DQ माइनस P एक्सटर्नल DV होता है। तो DQ माइनस P एक्सटर्नल DV अगर यहां पर रिप्लेस करते हैं तो DG का जो इक्वेशन आ जाएगा, गिव्स एनर्जी चेंज स्मॉल वैल्यू इज इक्वल टू DQ माइनस PDV, ये सॉल्व हो गया, प्लस PDV, ठीक है, प्लस VDP माइनस TDS माइनस SDT, और तुम्हारा ये तो कैंसिल ही हो गया, और DQ रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू DS होता है। तो तुम DQ के जगह पे TDS पुट कर सकते हो। अगर इसको पुट किया तो DG इज इक्वल टू DQ प्लस VDP माइनस TDS के जगह पे तुम वापस से DQ लिख दो, माइनस SDT लिख दो, तो ये भी उठा के कैंसिल हो जाएगा, और DG का इक्वेशन बन जाएगा VDP माइनस SDT। ये भी एक इक्वेशन है जो कि उतना ज्यादा यूज तो नहीं होता है, बाकी 12th क्लास में यूज होता है। DG इज इक्वल टू VDP माइनस SDT। अगर आइसोथर्मल के लिए इसको कैलकुलेट करना चाहते हो, केवल टेम्परेचर कांस्टेंट मानते हो, दोनों कांस्टेंट होगा तो 0 हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये तुम्हारा हो जाएगा VDP, बाकी हट जाएगा, DT 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे, DG आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए VDP होगा, तो जो तुम्हारा वॉल्यूम का इक्वेशन है वो तुम nRT बाई P पुट कर सकती हो DP। अगर इंटीग्रेशन करते हो तो डेल्टा G एट कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल के लिए डेल्टा G का इक्वेशन हो जाएगा nRT ln ऑफ P2 अपॉन P1 हो जाएगा। प्रेशर अगर P1 था और बाद में P2 हो जाता है तो ये इक्वेशन भी आप इस्तेमाल कर सकती हो आइसोथर्मल प्रोसेस में। अगर अपने को डेल्टा G के लिए कभी कोई न्यूमेरिकल आता है, IIT वगैरह में तो नहीं आया है, बाकी एक्सरसाइज में एक आध क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे डेल्टा G को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकती हो, डेल्टा G इज इक्वल टू nRT ln ऑफ P2 बाई P1।
फॉर्मूला याद नहीं करना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट याद रखना चाहिए। जी एच माइनस टी एस होता है, एच यू प्लस पी भी होता है, सब पुट कर दो, स्मॉल चेंज सब पे लगा दो और रिप्लेस करते चले जाओ, ये इक्वेशन बनेगा। ये मेन इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है ये। अब इसमें कंडीशन के हिसाब से सोच लो, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये रह जाएगा, और प्रेशर कांस्टेंट है तो ये रह जाएगा। 12th में जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं या केवीपीवाई के लिए बहुत सारे बच्चों ने भी पढ़ा होगा, तो वहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बैटरी जब वर्क करता है तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो वहां पर ये टर्म हट जाता है, तो डेल्टा जी बराबर माइनस एस डी टी हो जाता है। वहां से निकालते हैं दूसरा फॉर्मूला। अभी आइसोथर्मल पढ़ रहे हैं क्लास 11th में रह करके, तो आइसोथर्मल में ये फॉर्मूला काम में आ जाएगा। P2/P1 के जगह पे वॉल्यूम भी लिख सकती हो, क्योंकि प्रेशर का रेशियो वॉल्यूम के उल्टे रेशियो के बराबर होता है, ये है। तो इन दोनों स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑलमोस्ट हमारी कोशिश रहेगी सारे क्वेश्चंस सॉल्व ही कर दे। चलो ये वाला करना है 20 और 21, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करना है। और मैग्नीफाई कर देते हैं। ऑलमोस्ट जब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो बस लास्ट में थर्ड लॉ का बता देंगे स्टेटमेंट और खत्म हो जाएगा आपका, 5 मिनट लगेगा उसमें। क्वेश्चन 20 कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस आइस एंड वाटर आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है, बस ये ध्यान रखो। तो डेल्टा जी की तो कोई बात ही नहीं, डेल्टा एस कैलकुलेट कर लोगे। डेल्टा जी 0 है तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस बराबर टेम्परेचर होगा, तो टेम्परेचर से डिवाइड कर दो उसको, जूल्स में बदल करके आंसर आ जाएगा। यूनिट देखो जूल्स पर केल्विन है। नीचे वाला करूं, ये जेई मेंस में आते हैं इसके, इस प्रोफाइल के क्वेश्चन डेल्टा जी के, एडवांस्ड में ऐसा जो उतना आता नहीं है। टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन। पूरे केमिस्ट्री में चार्ल्स लॉ के एक फॉर्मूले को छोड़ करके हर जगह टेम्परेचर केल्विन में लेना है। जहां भी टेम्परेचर का डिफरेंस चाहिए वहां तो किसी में भी ले लो, बाकी जहां टेम्परेचर की वैल्यू पुट करनी है वो हमेशा केल्विन में होना चाहिए, किसी भी और यूनिट में नहीं होने चाहिए। करिए, सॉल्व करिए। एक बच्चे ने पूछा चार्ल्स लॉ में क्या होगा, मैं बता ही देता हूं इसको। चार्ल्स लॉ के दो फॉर्मूले होते हैं, पहला V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। इस फॉर्मूले में टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। और एक फॉर्मूला होता है VT इज इक्वल टू V0 अपॉन 273.15 प्लस V0, ये एक मिनट, VT इज इक्वल टू V0 प्लस V0 अपॉन 273 भी लिख सकती हो, 0.15 एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय T। यहां टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में होता है, बस बाकी कहीं नहीं होता है पूरे केमिस्ट्री में, ठीक है। चलो नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब तो खैर बहुत पुरानी चीजें, चार्ल्स लॉ। 21st क्वेश्चन, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर ब्रोमीन क्लोरीन इतना, ये और ये दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रोसेस का डेल्टा एच दिया और डेल्टा एस भी दिया है। स्पॉन्टेनियस कब होगा ये, ठीक है। तो हम तो निकाल देते हैं इक्विलिब्रियम पे, डेल्टा जी को 0 मान लेते हैं, और टेम्परेचर जो होगा वो हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, दैट इज 29370 को डिवाइड कर देते हैं 104 से। आंसर मान लो आ गया कुछ भी,
आंसर लगभग क्या आना चाहिए मैं बता देता हूं, 2 निकालना पड़ेगा वो, तो ये टेम्परेचर आ गया। अब देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ये हमने 0 पे सॉल्व किया, लेकिन मुझे ये नेगेटिव चाहिए, तो उसके लिए टेम्परेचर जो है ऊपर जाना पड़ेगा इसके। ये जो आंसर आएगा इससे ऊपर, इससे नीचे हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, इससे नीचे हुआ तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, समझ रहे हो? तो टेम्परेचर यहां जो भी आएगा कैलकुलेट करके उससे ऊपर होना चाहिए, उससे मोर देन होना चाहिए, ये इसका मतलब है। बाकी वो भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि चारों ऑप्शन है मोर देन का साइन है, बस ये सॉल्व कर दो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। कितने बच्चों क्लियर हो गया? इसमें 2 ऑप्शन ऐसे घुमा के देना चाहिए थे लेस देन वाले, उससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, करेक्ट है। चलिए और देखिए, अच्छा खत्म हो गए क्वेश्चन। और कौन सा करा जा सकता है? ये 16 वाला करो, 16 भी अच्छा क्वेश्चन है। और हाँ ये भी करो, 15 16 दोनों करो। 15 और 16 क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए। एक स्टूडेंट बोर नेबर साइकिल भी पढ़ना चाहता है, बता देंगे उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, भी तो बहुत टाइम है। चलिए 15th, फॉर द रिएक्शन 2NO plus O2 बराबर 2NO2, the enthalpy and entropy change are this and this, find temperature above which the reaction is spontaneous। ठीक है, तो बस वही है, पहले तो 0 पे निकालू, 1 1 1 3 0 0 0 को डिवाइड कर दो डेल्टा एस से 145 से, बस इस टेम्परेचर की अगर ऊपर निकल गए वो आंसर हो जाएगा, मतलब इसमें कुछ खास करना नहीं है। 16th क्वेश्चन, the enthalpy change for the given reaction at 298 is minus x, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू, सॉरी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, टेम्परेचर तुम्हारा है 298 और डेल्टा एच जो है वो तुम्हारा कितना है, माइनस एक्स। अच्छी बात है, माइनस साइन में होना डेल्टा एच। क्या पूछा है? द एंट्रोपी चेंज एट दिस टेम्परेचर, एंट्रोपी देखो या माइनस साइन है, एंट्रोपी चेंज की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, ये दोनों ऑप्शन तो बेकार है, इन दोनों में चूज करना है। अगर x अपॉन 298, अगर एंट्रोपी चेंज x अपॉन 298 से बड़ा हुआ तो नेगेटिव वाला जो नंबर होगा वो तुम्हारा, जो नेगेटिव वाला नंबर होगा, अगर एंट्रोपी चेंज की वैल्यू x अपॉन 298 हुआ और नेगेटिव हुआ तो प्लस वाला बड़ा हो जाएगा माइनस वाले से, तो रिएक्शन हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर x अपॉन 298 से छोटा हुआ नेगेटिव हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाला नंबर छोटा रह जाएगा, माइनस वाला बड़ा हो जाएगा और आंसर डेल्टा जी का नेगेटिव आ जाएगा। तो कैन बी नेगेटिव बट न्यूमेरिकली स्मॉल होना चाहिए, भले ही नेगेटिव हो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे छोटा होना चाहिए। इससे छोटा होगा तो मल्टीप्लाई करने पर प्लस वाला नंबर छोटा आएगा, मतलब एक्स से छोटा आएगा, और माइनस एक्स है तो सॉल्व करने पर आंसर नेगेटिव आएगा, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस तरह क्वेश्चन में। क्लियर है सबको? 16 क्वेश्चन लिख करके बताइए। ठीक है, हाँ 15th में उसमें बिलो आना चाहिए। चलिए आगे आगे देख लेते हैं हम लोग। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकेंड लॉ है
उसको लॉ ऑफ एंट्रोपी बोला जाता है। वो कहता है कि प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं और यूनिवर्स के एंट्रोपी चेंज का आंसर पॉजिटिव होता है इरिवर्सिबल के लिए, और रिवर्सिबल के लिए 0 होता है। थर्ड लॉ का केवल स्टेटमेंट ही यूजफुल है। ये कहता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो, एज एब्सोल्यूट जीरो मतलब जब -273 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाओगे, एट एब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन solid becomes 0। एब्सोल्यूट जीरो पे एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी की वैल्यू 0 हो जाती है। लेकिन बहुत सारे सॉलिड्स इस लॉ को वायलेट करते हैं। ये टेक्निकल बात है, ये आपने हाइड्रोजन वगैरह में कभी सुना होगा, हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एब्सोल्यूट जीरो पे परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड के एंट्रोपी का आंसर 0 हो जाता है। ये थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लॉ है। मैक्स प्लैंक ने इसका स्टेटमेंट दिया था। अब बट देयर आर फ्यू सॉलिड्स, ये जो बताने जा रहा हूं ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। देयर आर फ्यू सॉलिड्स लाइक हाइड्रोजन इन इट्स पैरा फॉर्म। हाइड्रोजन के दो फॉर्म होते हैं, ऑर्थो और पैरा, आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन चैप्टर में। हाइड्रोजन इन इट्स पैरा फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड सॉलिड dimer of NO in solid state and ice, they do not have their entropies zero at absolute zero। एब्सोल्यूट जीरो टर्म का मतलब है -273 केल्विन। इनकी जीरो नहीं होती है, अलग अलग रीजन है। हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर 9 न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स होते हैं, वो सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इनकी एंट्रोपी 0 नहीं होती है, उसके वेरियस रीजन है। एंड दे हैव सम अमाउंट ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब होता है अव्यवस्था, रैंडमनेस, विच इज ऑल्सो नोन एज रेसिडुअल एंट्रोपी, जिसे रेसिडुअल एंट्रोपी भी कहा जाता है। तो बस ये याद करना है, ये तो खैर कोई पूछेगा नहीं किसी भी एग्जाम में, कोर्स के बाहर है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दिया मैंने कि परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी जो होती है वो 0 हो जाती है 0 केल्विन टेम्परेचर पे, जिसको एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। लेकिन ये कुछ सॉलिड्स है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, नाइट्रिक ऑक्साइड का डाइमर सॉलिड फॉर्म में, बर्फ का, हाइड्रोजन के पैरा वाले फॉर्म का, ठंडे में पैरा वाला ज्यादा होता है, ठीक है। इन सब की एंट्रोपी 0 नहीं होती, इनके अंदर थोड़ी बहुत एंट्रोपी रह जाती है और उनको रेसिडुअल एंट्रोपी बोलते हैं। सबके रीजन अलग अलग है, ठीक है। ये तुम्हारे थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लॉ है। अब एब्सोल्यूट जीरो पे एंट्रोपी 0 हो जाती है, तो इस बात को अगर पकड़ के हमें ग्राफ बनाना चाहे, एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, तो जिस समय टेम्परेचर केल्विन में है, तो इन जनरल ग्राफ बना रहा हूं, बाकी सॉलिड्स के लिए, इन सब के लिए नहीं। तो इन जनरल कह सकते हैं कि शुरुआत में एंट्रोपी, जब टेम्परेचर भी 0 है तो एंट्रोपी भी 0 होगा, फिर धीरे धीरे करके एंट्रोपी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ एंट्रोपी बढ़ेगी। फिर एक समय आएगा जब वो सॉलिड पिघलेगा, तो उस समय टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट, लेकिन एंट्रोपी तो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि सॉलिड से लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा होती है, टेम्परेचर लेकिन कांस्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ेगा, एंट्रोपी और बढ़ेगा। फिर एक समय आएगा जब वो जो है बॉयल करेगा, क्या करेगा? बॉयल। वापस से टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, एंट्रोपी वापस से बढ़ेगी, ठीक है।
ये थोड़ा जगह कम पड़ गया, मैंने इसमें एक और चीज में दिखाना चाहता हूँ, वापस से बना देता हूँ। इसमें भी एक टेक्निकल बात है, देखो ये एंट्रोपी टेम्परेचर है, शुरुआत में टेम्परेचर बढ़ा, एंट्रोपी बढ़ा, फिर उसके बाद जब वो मेल्ट किया तो उस समय टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहा जाएगा, लेकिन एंट्रोपी अचानक से बढ़ा, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा होती है। फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा, एंट्रोपी भी बढ़ा, लेकिन उसके बाद फिर से जो है वो बॉयल किया, और बॉयल करने की वजह से एंट्रोपी उसकी बढ़ तो गई, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, तो ये हो जाएगा, ये मैं दिखाना चाहता हूं, इससे इसकी हाइट बड़ी होगी। सॉलिड से लिक्विड जाने में एंट्रोपी बढ़ती है, लेकिन लिक्विड से गैस जाने में एंट्रोपी काफी बढ़ती है। फिर उसके बाद फिर आप गर्म करते जाओगे तो एंट्रोपी की जो वैल्यू होगी बढ़ती जाएगी। तो ये जो दो टेम्परेचर होंगे इसको बोला जाएगा फ्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट, और इस वाले को बोला जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम है, ये एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम। तो जब हर्डल आ रहा था कि अपने को अपन एंट्रोपी का चेंज तो निकाल पा रहे थे, लेकिन एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकाल नहीं पा रहे थे, उसका हर्डल क्लियर हो गया, क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर पर एंट्रोपी की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। 0 केल्विन टेम्परेचर पर एंट्रोपी की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड की। लेकिन ये सब उसके स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, और इनके अंदर एंट्रोपी पाई गई है -273 केल्विन पर भी, और ये जो एंट्रोपी इसके अंदर अभी भी है, इस एंट्रोपी को बोला जाता है रेसिडुअल एंट्रोपी, जो कि इन सॉलिड्स के अंदर पाया जाता है, हाइड्रोजन के पैरा फॉर्म में, और नाइट्रिक ऑक्साइड के डाइमर में, कार्बन मोनोऑक्साइड में, आइस में, इनमें एंट्रोपी पाई जाती है। और ये एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम है। बर्फ का डायग्राम बनाओगे थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करोगे, यहां से थोड़ा ऊपर से, क्यों? क्योंकि बर्फ का 0 केल्विन पर भी थोड़ी सी एंट्रोपी रहती है, थोड़ा ऊपर स्टार्ट करोगे, जनरल ग्राफ है ये। कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं है? चलिए, ट्रिपल पॉइंट केमिस्ट्री में नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उसका। आगे अब बॉर्न हेबर साइकिल बता देते हैं, केमिस्ट्री में उसका यूज है, जिसका केमिस्ट्री में यूज नहीं है उसको यहां बताने से कोई फायदा नहीं है। बॉर्न हेबर साइकिल, ट्रिपल पॉइंट को डिफाइन करवा देता हूं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे किसी भी फेज, किसी भी सब्सटेंस के तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, चलो वो क्लास 12th में देख सकते हो, थोड़ा बहुत आ जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन में, बाकी 11th में है वो तो फिजिक्स में है। बॉर्न हेबर साइकिल, बॉर्न हेबर साइकिल बताता है कि किसी भी आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में 5 एनर्जी का ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व रहता है। देखो, सोडियम प्लस 1/2 Cl2 गैस इज इक्वल टू NaCl सॉलिड। ये जो रिएक्शन लिखा, इस रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कहा जाएगा, क्योंकि आपने 1 मोल NaCl बनाए और अपने एलिमेंट से बनाया है, जो कि स्टैंडर्ड स्टेट्स में थे। अब इसके बाइफर्केशन क्या, कैसे असलियत में कैसे बना होगा, ये सब तो अपने जगह पे ठीक है। असलियत में सबसे पहले सोडियम ने सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एंथैल्पी गेन किया होगा और चला गया होगा गैसियस स्टेट में। फिर इसने गेन किया होगा आयोनाइजेशन एनर्जी 1, इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा और ये चला गया होगा Na+ में। फिर क्लोरीन, क्लोरीन ने गेन किया होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और इससे क्लोरीन के 1 मोल एटम्स बन गए होंगे। Bd मतलब 1 मोल को तोड़ने के लिए हमें तो हाफ मोल तोड़ना है। फिर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा H EgE1, और इससे उसने Cl- बना लिया होगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करके। ये तो 4 एनर्जी हो गया, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, बॉन्ड डिसोसिएशन। ये एब्जॉर्ब, ये भी एब्जॉर्ब हुआ होगा, ये वाला भी एब्जॉर्ब होगा, ये रिलीज होगा, और लास्ट में ये दोनों आपस में कंबाइन करके ये बनेंगे, तो इसमें लैटिस एंथैल्पी ये रिलीज करेंगे,
और ये तुम्हारा बन जाएगा NaCl। तो ये साइकिल बन गया, ये डायरेक्ट है, एक्चुअली में ऐसा हो रहा है। तो डेल्टा एच इस रिएक्शन का जो डेल्टा HF होगा, क्योंकि स्टेट फंक्शन है, ऐसे जाओ चाहे घूम करके जाओ, आंसर सेम आना चाहिए। तो ये सम हो जाएगा सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस डेल्टा एच EgE1 प्लस लैटिस एंथैल्पी। और इसका फाइनल आंसर जो है वो आता है नेगेटिव, क्योंकि जितना एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब किया होगा उससे ज्यादा एनर्जी इनको रिलीज करना ही पड़ेगा, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स कहता है कि जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होता है तो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, और NaCl स्टेबल मॉलिक्यूल है। इसका मतलब जितना एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब किया है उससे ज्यादा एनर्जी इन्होंने रिलीज किया होगा। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया है उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज किया है फोर्थ और फिफ्थ स्टेप में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी दोनों निकलने वाली एनर्जी है, और पहले तीनों जो एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी है। तो ये बोर नेबर साइकिल है, जो कि किसी भी आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान कितने तरह के एनर्जीज का ट्रांजैक्शन होता है, आदान प्रदान होता है, उसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी को? जब तक टाइम बचा हुआ है और भी हम लोग सवाल सॉल्व कर लेते हैं। चैप्टर की सारी थ्योरी हम लोग कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन भी काफी हद तक कर चुके हैं। दो चार क्वेश्चन जहां पर बच्चे थोड़े गड़बड़ कर सकते हैं उसको डिस्कस कर लेने में ही फायदा है। एक तो क्वेश्चन नंबर 4, नहीं 4 तो हो गया, शायद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करो, 6 करो, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो। धीरे धीरे करके एक्सरसाइज का जो है सॉल्यूशन पोस्ट कर दिया जाएगा थर्मोडायनेमिक्स का। तो नेक्स्ट वीक में आपका जो है एक गैप रहेगा, उसके बाद 12th का स्टार्ट हो जाएगा। तो इन बिटवीन या उसके साथ साथ ही थोड़े थोड़े एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते रहोगे तो पूरा अल्टीमेटली कंप्लीट हो जाएगा। चलिए जल्दी सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। जिसका आंसर आएगा वो लिख करके बताएगा करेक्ट। 2-2 मिनट का समय मिलेगा सॉल्व करने के लिए, फिर लास्ट में स्क्रीनशॉट भी लेना है सभी स्लाइड्स का। देखो, क्लोरोफॉर्म हैज डेल्टा एच वेपराइजेशन इतना, बॉयल कर रहा है इस टेम्परेचर पे, इसको केल्विन में चेंज कर दो, डेल्टा एच आ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट पर जब कोई चीज बॉयल कर रहा होता है तो उसका डेल्टा जी 0 हो जाता है। तो जब डेल्टा जी 0 हो जाता है तो डेल्टा एच को डिवाइड कर दो टेम्परेचर से, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। 5th क्वेश्चन देखो, द एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ बेंजीन इज 85 व्हेन 117 ग्राम ऑफ बेंजीन वेपोराइजेस। 117 बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो होता है 78, तो 117 ग्राम जो है 1.5 मोल के बराबर होगा। 117 ग्राम जो है 1.5 मोल के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि बेंजीन के 1.5 मोल वेपोराइज कर रहा है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, डेल्टा जी 0 होता है। और बॉइलिंग पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे आने का मतलब एक और चीज है, डेल्टा जी इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, T मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एस यूनिवर्स। न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करने इंपॉर्टेंट है। डेल्टा जी नेगेटिव तभी आएगा जब डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू -T डेल्टा एस यूनिवर्स। इक्विलिब्रियम पे ये 0 होता है, ये भी 0 होता है, और अगर ये 0 हुआ तो डेल्टा एस सिस्टम अगर पॉजिटिव है
तो डेल्टा एच सराउंडिंग को नेगेटिव होना ही पड़ेगा, वरना जीरो कैसे आएगा। तो बेंजीन की एंट्रोपी जितनी बढ़ेगी सराउंडिंग की एंट्रोपी उतनी ही कम होगी। ये जूल पर केल्विन पर मोल है। एक मोल बेंजीन जब वेपोराइज कर रहा है तो 85 जूल्स एंट्रोपी बढ़ रही है, तो 1.5 मोल का इसका 1.5 गुना बढ़ेगा, लेकिन सराउंडिंग का उतना ही कम होगा। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग पूछा है तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि बॉइलिंग पॉइंट पे कोई भी चीज इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, डेल्टा जी जीरो होगा, डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस है ये। तो सिस्टम की जितनी बढ़ेगी सराउंडिंग की उतनी ही कम होगी। 1 मोल के लिए इतना है तो 1.5 मोल के लिए इसका 1.5 टाइम्स होगा, लेकिन वो बेंजीन का होगा, सराउंडिंग का वही आंसर होगा लेकिन नेगेटिव होगा, क्योंकि ऐड होकर के आंसर जीरो आना चाहिए। क्लियर है सबको? फिफ्थ क्वेश्चन कितने बच्चों का करेक्ट है, कितने बच्चों क्लियर है, दोनों लिख करके बताइए। क्वेश्चन 4 वेपोराइजेशन पूछा ना तो आंसर पॉजिटिव होगा। वेपोराइजेशन पूछा है, वेपोराइजेशन का मतलब लिक्विड से वेपर जाना, तो वेपर की एंट्रोपी लिक्विड से ज्यादा होती है तो एंट्रोपी बढ़ेगी, पॉजिटिव, ऐसे सोच के देखना चाहिए। क्वेश्चन 5 अच्छा क्वेश्चन था, वो तो बेकार क्वेश्चन था। क्वेश्चन 5 कितने बच्चों का सही है, कितने बच्चों क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन 5 में डेल्टा एच का कोई काम नहीं है, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन दिया है, सिस्टम का दिया है और एंट्रोपी ही पूछा है। देयर इज नो रोल ऑफ डेल्टा एच इन क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर हो गया? लिख करके जल्दी से बता दीजिए। क्लियर है? चलिए और करिए, नीचे वाला करिए, 6th वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। फॉर अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड सीपीएम इतना है, सीपीएम इतना इतना इतना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ds is equal to dh upon t n cpm dt upon t। n मोलर की बात कर रहे हैं, ये बोली है ना मोलर एंट्रोपी, 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं तो n हट जाएगा, तो cp dt अपॉन t। cp की वैल्यू पुट कर दो a t क्यूब, तो यहां पर तुम लिख सकते हो a t क्यूब dt अपॉन t, इससे कट जाएगा a t स्क्वायर dt हो जाएगा, ये ds हो गया। इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा a t टू द पावर 3 अपॉन 3, a t टू द पावर 3 अपॉन 3, और a t क्यूब की जो वैल्यू है ये cp के बराबर है जो दिया हुआ है 0.42, तो अपना आंसर हो जाएगा 0.42 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0.14। ये इसका आंसर हो जाएगा, ऐसे सॉल्व होगा ये। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे अटकते हैं, लगभग सारे बच्चे अटकते हैं इसमें। ठीक है, कितने बच्चों क्लियर हो गए क्वेश्चन 6 वाला? ds इज इक्वल टू डी एच बाई टी, डी होता है एनसीपी डी टी बाई टी, सीपी के जगह पे सीपी का जो इक्वेशन है पुट कर दिया, टी से डिवाइड कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि मुझे डेल्टा एस फाइंड आउट करना था, बस आ गया डेल्टा एस, फिर वैल्यू पुट कर दिया, 3 से डिवाइड भी कर दिया, 0.14 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए तो ये आपका कंप्लीट हो गया। सारे स्लाइड्स का फोटो लिख लीजिए। सारे हम लोगों ने बिगिनर बॉक्स भी सॉल्व कर लिए और कंप्लीट भी हो गया, पहला, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, आइसोथर्मल में गिब्स एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, 8th, 9th, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, आईआईटी में आ सकता है, और ये 10th। बस बॉम्ब कैलोरीमीटर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उस पर ध्यान रखना। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो पे ये वाला कुछ बच्चों का स्लाइड छूट गया है, ये ले लो। चलिए तो आपका कंप्लीट हो गया।
अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाकी है, बस वो कंप्लीट होते से ही आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इस वीक में ही सारे सिलेबस का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ओके।